डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड की। इसमें हम लोग तीन प्रकार से पढ़ रहे हैं। एक प्रकार से हम लोग एनसीईआरटी क्लास करते हैं। तो ये आपके सामने जो क्लास चल रही है ये एनसीईआरटी क्लास है, ये एनसीईआरटी की बुक है। इसमें हम लोग ज़्यादा सिर्फ शब्दों को समझते हैं, उनके मीनिंग को समझते हैं और एनसीईआरटी क्लास को रीड करते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास के बाद आपकी डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी। जिस डिस्क्रिप्टिव क्लास का पैटर्न दो प्रकार का होगा, आपकी दोनों क्लास चलाई जाएंगी, मैं आपको बताऊंगा। एक रमेश गुप्ता की बुक आती है, आप डॉक्टर रमेश गुप्ता का नाम सुने होंगे, उनकी बुक आती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर रमेश गुप्ता की पूरी बुक आपके क्लास के लिए चला दी जाए, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन कोई ना हो। बाद में सबको लेक्चर वाइज एक एक चैप्टर को एक एक दिन में लेक्चर दे करके, यानी ये आपका अक्टूबर नवंबर में जा कर के जब आपकी कोर्स एनसीईआरटी ख़त्म होगी, नवंबर तक एनसीईआरटी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। डॉक्टर रमेश गुप्ता की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। इतना करने के बाद आपके पास एक दिन में या दो दिन में, दो लेक्चर में, तीन लेक्चर में, मैक्सिमम आप मान चलिए दिसंबर लास्ट तक आपका सभी लेक्चर के माध्यम से दो दो लेक्चर, एक एक लेक्चर के माध्यम से एक एक चैप्टर, यानी 50 लेक्चर आप मान चलिए। मैक्सिमम हम तीन लेक्चर मान लेते हैं, एक में 16 चैप्टर हैं, टोटल 50 लेक्चर मान चलिए। 50 लेक्चर में पूरी आपकी बायोलॉजी खत्म होगी, यानी 50 घंटे में आप 65 नंबर से ऊपर पा सकते हैं। 70 में 65+ नंबर आप पाएंगे। बस आप यही काम करते रहिए। काम इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की टर्मोलॉजी से वाकिफ़ होते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं होती, आप सभी चीज़ों को इजी समझ लेते हैं। खुद से एनसीईआरटी पढ़ना बोरिंग लगता है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं पढ़ना चाहते। मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आपको बस इजी लैंग्वेज में उसे सुनना है, देखते रहना है। आपको कुछ उस पर बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 10-10 मिनट, 20-20 मिनट की क्लास होती है, तो आपको बहुत बोर नहीं होना है। बल्कि डॉक्टर रमेश गुप्ता में आपको इजी लैंग्वेज में सब कुछ मिलेगा, तो आप उसे आराम से पढ़ेंगे और सब कुछ वहाँ आप समझेंगे। उसकी टाइम पीरियड ज़्यादा होगी, लेकिन इस बुक में एनसीईआरटी में आप 10 मिनट 15 मिनट की ही टॉपिक करेंगे, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई हिजिटेशन या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पीछे तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उसे अलग अलग वीडियोज में है, आप उसे देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को, जिसका नाम है स्त्री केसर, गुर बीजाणुधानी यानी बीजाण तथा भ्रूण कोश। तो एक दो टॉपिक इसमें से हम लोग डिस्कस करते हैं। बात करते हैं स्त्री केसर की। जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो जायांग होता है उसे स्त्री जनन अंग कह सकते हैं। जायांग एक स्त्री केसर यानी एक अंडपी, या बहु स्त्री केसर बहु अंडपी, या जब ये आपस में संयुक्त रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, युक्त अंडपी कहते हैं। जबकि जब ये अलग अलग होते हैं तो उसे वियुक्त अंडपी के नाम से जाना जाता है। आपको याद करने वाली टॉपिक यहाँ पे, प्रत्येक स्त्री केसर में तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। आपका स्त्री केसर कुछ ऐसे बना होता है, ऐसे आपकी संरचना होती है, आपने देखा भी होगा। तो ऐसे एक संरचना होती है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा को वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, और अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो तीन प्रकार के आपके ऑप्शन पाए जाते हैं, तीन ऑप्शन होते हैं उसमें। वर्तिकाग्र जो होता है वो परागकणों को बैठने के लिए एक स्थान देता है, जिसे अवतरण मंच कहा जाता है। वहाँ पे आकर के परागकण बैठ जाते हैं और वहीं से उसकी परागनली विकसित होती है। जिसके बारे में, परागनली कैसे विकसित होती है, परागकण का विकास कैसे होता है, इसके पहले वाले टॉपिक में लघु बीजाणुधानी में हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कस किया है। बहुत बेहतरीन से हमने आपको बताया, आप उसे ज़रूर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि जब वर्तिकाग्र के ऊपर आकर के बैठ जाता है तो वर्तिका के ऊपर उसका पालन ट्यूब जर्मिनेट करके, यानी पालन नलिका जर्मिनेट करके कहाँ जाती है, अंडाशय तक पहुँचती है। और अंडाशय एक फूला हुआ उभरा हुआ भाग होता है जिसे स्त्री गुहा या कोष्ठक कहते हैं। इसी गुहा में जाकर के वो नाड़ द्वारा वो जाकर के स्थित रहता है, और जो परागनली विकसित हो रही वो जाकर के वहीं पे जाके ओवरी से मिल जाती है, अंडाशय से मिल जाती है, और अंडाशय के अंदर जाकर के विकास करने लगती है। क्लियर? तो अब यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है स्त्री केसर का आधार जो होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ यानी फूला हुआ होता है, जो अंडाशय होता है। ठीक है? अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। अंडाशय के अंदर क्या होती है, गर्भाशयी गुहा होती है। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा यानी नाड़ स्थित होती है। ठीक है? कक्षा 11 में आपने इसके बारे में डिस्कस किया है। आगे करते हैं।
अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती हैं। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या, कह रहा है एक अंडाशय जो एक कक्षक बनता है उसमें जो बीजांडों की संख्या होती है, यानी बीजों की संख्या, सीधे सीधे कहते हैं जो बीज की संख्या होती है वह एक हो सकती है या अनेक हो सकती है। एक किस्में होती है, गेहूं में, धान में, आम में एक बीज पाई जाती है, जबकि तरबूज में, खरबूज में, आर्किड में, टमाटर में, बैगन में ज़्यादा बीजें पाई जाती हैं, अनेक बीज पाई जाती हैं। ये चीज़ें आप जानते हैं, समझे हैं, इसमें आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं गुर बीजाणुधानी किसे कहते हैं, यानी गुर बीजाणुधानी बीजांड के बारे में समझते हैं। आइए एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड की संरचना से परिचित हों। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृत्त या डंठल जैसी बीजांड वृत्त कहते हैं द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड की काया, मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, बीजांड की काया डायग्राम में दिखाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। बीजांड की काया बीजांड वृत्त के साथ नाभिका नामक क्षेत्र से संगलित होती है, अतः यह नाभिका बीजांड के बीजांड वृत्त के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरक होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होता है, जिसे बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड के चारों तरफ से घेरे रहता है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग, जिसे चैलाजा या कैलाजक होता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांडकाय भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है जो एक गुण बीजाणु से निर्मित होता है। गुण बीजाणु जनन क्या होता है इसे हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नहीं, गुण बीजाणु जनन इसे पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लीजिए, डायग्राम दिखा के सब मैं आपको बता रहा हूँ। गुण बीजाणु जनन, गुण बीजाणु मात्र कोशिकाओं में गुण बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुण बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुण बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांडकाय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीवद्रव्य में समाहित एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुण बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं। गुण बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुण बीजाणुओं का उत्पादन होता है, तो जिसे हम लोग यहाँ पे चित्र 2.8 में देखते हैं और वहीं पे सब कुछ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऊपर आ जाते हैं, 1 मिनट यहाँ पे। ये है आपका स्त्री जनन अंग। यहीं पे थोड़ी देर आप स्थिर रहेंगे, सब कुछ आप समझ जाएंगे, बस परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कह रहा है स्त्री जनन अंग का जो हिस्सा होता है सबसे ऊपर का, ये हिस्सा वर्तिकाग्र है। क्लियर? थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ये हिस्सा वर्तिकाग्र है, इसे वर्तिका कहते हैं। और ये रहा फूला हुआ हिस्सा जिसे हम अंडाशय कहते हैं। क्लियर? अब कह रहा है कि अंडाशय जो है, वर्तिका की कुछ संरचना देखिए ऐसे है, युकंडपी, ठीक। तो कह रहा है वर्तिका जो है, ये वर्तिका का काम होता है किसी के ऊपर पालन ग्रेन आकर के सब गिरते हैं और यह ले करके वर्तिकाग्र को देता है, वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचा देता है। अंडाशय जो होता है वह क्या हो सकता है? एक अंडपी हो सकता है, बहुअंडपी हो सकता है, एक युक्त अंडपी हो सकता है, वियुक्त अंडपी हो सकता है, किसी प्रकार का अंडाशय पाया जा सकता है। तो अंडाशय के बारे में हम लोग अलग से फिर समझेंगे। ये रही अंडाशय की संरचना। एक है ये आपके अंडाशय की संरचना है, सपोज कर लीजिए कि ये है ओवरी, ठीक, अंडाशय। अब इस अंडाशय में आप देख रहे हैं तो ये हाइलम का रीजन है, ठीक, इसे फेनिकल कहते हैं। ये है बीजांड द्वार, यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे खाली होता है। तो जब पालन ग्रेन आता है तो ऐसे पालन ट्यूब आकर के, ऐसे पालन ट्यूब यहीं से जाकर के प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके जाकर के अंदर फर्टिलाइज करा देता है। क्लियर? ये है बाह्य आवरण जो इसको प्रोटेक्शन देता है। बीजांड का है तो आप देख ही पा रहे हैं, बीजांड का भ्रूणपोष है और एक कैलिजल रीजन है या चलाइया रीजन कहते हैं इसको। अब आ जाते हैं इसका विकास कैसे होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं।
पहले क्या होता है कि इसकी एक मात्र कोशिका होती है जिसका नाम क्या है, गुर बीजाणु मात्र कोशिका। गुर बीजाणु मात्र कोशिका ये रही न्यूक्लियस वाले क्षेत्र में एक मात्र कोशिका होती है। ये है बीजांड का, इसके ऊपर लगी हुई बहुत सारी इसकी कोशिकाएं हैं जो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। लेकिन क्या होता है, गुर बीजाणु कोशिका जो होती है आपस में विभाजित कर जाती हैं, और जब विभाजित करती हैं तो दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका को गुर बीजाणु द्वितीयक कोशिका कहते हैं, दूसरे को बीजांडकाय कहते हैं। एक को क्या कहते हैं, गुर बीजाणु द्वितीयक कोशिका कहते हैं, और पहले को क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। जब ये दोनों फिर विभाजित हो जाती हैं, एक बार मियासिस होती है तो एक से दो कोशिकाएं बनती हैं, और फिर विभाजित हो जाती हैं तो ये दो से चार कोशिकाएं बन जाती हैं, जिससे गुर बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। आप पढ़े हैं उसमें कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में, कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाएं एक बार विभाजित होती हैं तो एक से दो कोशिकाएं और फिर दो से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऐसा आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ, गुर बीजाणु चतुष्क का जब निर्माण हो जाता है तो गुर बीजाणु चतुष्क आपस में डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें फिर विभाजन होता है और 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बन जाती हैं। 3 चली जाती हैं चलाइया रीजन पे, 3 चली जाती हैं जो है सेकेंड रीजन पे, माइक्रोफाइल रीजन पे, और जो बचती हैं दो, यानी 8 कोशिकाओं में 3 चलाइया रीजन, 3 माइक्रोपाइल रीजन और 2 जो होती बीच में चली जाती है जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। तो इस प्रकार से 8 कोशिकाओं का एक अंडाशय प्रिपेयर होता है, तैयार होता है, जिसके बीच में 2 अंडपी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कब करेंगे उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा पढ़ने से एनसीईआरटी आपकी बोरिंग होने लगेगी। थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे तो आपके समझ में भी आएगी, आपको मज़ा भी आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।